पंचों के दिल में भगवान बसता है। कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खाना पाना का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताब से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतः यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल नहीं हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग में न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रभाव से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामों पर या बेनामों पर कचहरी का मुसहरी भी एक कदम ना उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतः अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबको आदर पात्र बने थे। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधी में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें के कुछ तेज तीखे मसाले भी देने लगी, ताने भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य रोज ही ऐसी बातें सुनने पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊपर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया हो। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं ना, उतने में से तो अब तक गांव की जमीन मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंधन देना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपने आप पका के खा लूंगी। जुम्मन ने दृष्टा के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ पेड़ में फरते हैं?
खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा है कि तू मौत से लड़के आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन का खटखट पसंद नहीं है, रात दिन का कचकच पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था उनके अनुग्रहों की ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना दम था, बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बुढ़िया खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुक के कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुर्लभ था, मगर बात आ पड़ी थी, उनका निर्णय करना जरूरी था। बिरले ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख की आंसू ना बहाए हो। किसी ने तो यही ऊपरी मन से हूं करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव झटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। आज मरे कल मरे, दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती। अब तू क्या चाहिए? अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्होंने हंस रस के रसवाद का अच्छा अवसर मिला। झुकी ही कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्री हो तब हंसी क्यों ना आवे? ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन बतर से पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सत्वता दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास पहुंची, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरे पंचायत में चले आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेगा ही। खाला ने बोला, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई। अब आने ना आने का चिंता तो उनको है। अलगू ने कहा, यो आने का आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। खाला ने कहा, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उससे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आता जाता था तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की
कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो रहे थे। 5 लोग बैठ गए तो बुढ़िया खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहतायत रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट भर की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस हूँ, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूंगी। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, और जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेबस की हाय लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई ओसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदलते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेगा वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका बेमंस था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिन्हें चाहे उसे पंच चुन ले। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदो, पंचों का तो नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बनाओ। खाला जान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी की दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो ये कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिलों में भगवान बसता है, खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है, अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरों विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी
जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बात कर रहा था। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिबा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहतायत खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उससे मेरा क्या बहस है। खालाजान मुझे माहवार खर्च अलग से मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिबमनाओं में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला होगा करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिक्र शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठे हुआ था, कैसी कैसी बात कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं हो तो हिबबनामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा फ्लेग आदि रोग दुष्कर्मों के ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता को प्रशंसा की जी खोल कर रहे थे। वह कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसताल पताल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब ये साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था।
उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। ये मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरों कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी पटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल परछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांवों के लोग दर्शन करते रहे। देव योग से जुम्मन की पंचायत की 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्त से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोष लगाया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, व्यक्ति को तो अंतोतिक और उपमा आदि अलंकारों में बात हुई। पूरा झगड़ा झगड़ी हुई, गर्रमगारी हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट झपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तभी तो मैं कहानी बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया अच्छा। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया, पर ना मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह 21 गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भर कर लाते थे और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाए। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भोरी का पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहराया। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रोंदने। वह दिन में 3-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपे से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भर भी न ले पाया था कि फिर जोत के लिए निकल गया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाटे कभी पहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था। साफ पानी, दली हुई अदरक, इस तरह का ऑडियो और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आगे की कहानी सुनने के लिए।